वेलकम फ्रेंड्स टू WSC बातें। मैं प्रीति ठक्कर यहाँ आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं एक और पर्सनालिटी से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ और वो है सूरत की ही कोई लेडी। पर उनसे मिले उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक सेंट थे, वो कहीं पर निकल रहे थे। जाते जाते उन्होंने एक पहाड़ी के पास एक छोटा सा झोपड़ा देखा और वहाँ पर वो गए अंदर तो उन्होंने देखा कि एक आदमी था, उसकी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे और पीछे एक गाय को बांधे हुए रखा था। तो उसने सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर क्या मुझे कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो वो बंदे ने उनको दूध दिया और थोड़ा सा मक्खन दिया, खाने के लिए रोटी दे दी। तो महाराज ने बात करते करते उससे पूछा कि आप ये सारी चीज़ें कहाँ से जुगाड़ करते हैं इन चीज़ों का। तो उसने बोला मेरे पास एक गाय है, उसका जो दूध आता है उसमें से थोड़ा हम पी लेते हैं, बाकी का बेच के मैं घर का सारा गुजरान चलाता हूँ और कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला आपके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए शहर भेजना है? तो बोला नहीं, बस गाय है, दूध है और मेरे तो यही 2 चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। बाहर निकलते ही वो महाराज ने उसके साथ उसका एक छोटा सा शिष्य आया हुआ था, उसको बोला कि तू जा कर के पहाड़ी से गाय को धक्का दे दे। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये तो अहिंसा वाले बाबा है और क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने बोला मानना तो पड़ेगा। उसने जा कर के गाय को धक्का दे दिया और फिर वहाँ से निकल पड़े। आधे रास्ते पर जा कर के वो बंदे को चैन नहीं मिला। उसे लगा कि महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने क्यों इतना बड़ा पाप कर दिया। उसने बोला नहीं, हम वापस आएंगे तब देखेंगे। और वो लोग कुछ सालों बाद अपनी यात्रा ख़त्म करके वापस आ रहे थे तो वहाँ पर से गुज़रे तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा महल था, बहुत सारी चहल पहल थी, बहुत सारे लोग, वहाँ पर कुछ जश्न जैसा था। तो बाबा ने बोला चलो हम अंदर चलते हैं। और अंदर गए तो वही शख्स वहाँ पर सूट बूट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। बाबा ने पूछा भाई आपके पास इतने सारे पैसे वैसे कैसे आ गए? बोले एक गाय थी जो मुझे कुछ और करने नहीं दे रही थी और आजकल आप देखिए वो गाय जैसे ही गई तो मैंने बहुत सारे और कमाई के ज़रिए निकाले और देखते ही देखते मैं बहुत सारे बिजनेसेस करने लगा और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो जब भी आप किसी चीज़ से बंधे रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आपके ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर जब भी आपके पर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो आपके ना जानने वाले एबिलिटीज़ और स्किल्स उभर के आते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसी ही एक बढ़िया सी इवेंट ऑर्गेनाइज़र और साथ ही साथ में मतलब बात करते करते हम जानेंगे कि वो और क्या क्या करती है। ऐसी ही एक बढ़िया सी शख्सियत नेहा दोशी फ्रॉम सूरत, फ्रॉम ND इवेंट्स। आई वेलकम यू नेहा जी ऑन WSC बातें। थैंक यू प्रीति जी, आपका भी सूरत में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सूरत हमेशा ही एक अलग वाइब्स लेकर के आता है और जैसे मैंने आगे बताया कि कहीं ना कहीं हमारा जब कंफर्ट जोन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो हम ग्रो करने का और ज़्यादा सोच लेते हैं। आपकी भी कहानी इतनी बढ़िया इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है आज WSC की बहुत सारी लेडीज़ को ये इंस्पिरेशन वाली जर्नी सुनने मिलने वाली है। तो मैं शुरू से जानना चाहूँगी कि आपने पहले तो आप एक हाउसवाइफ थी और फिर आपने एक बढ़िया से करियर में आज आप वो मकाम पर हैं। तो ये सारी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो पता नहीं है कैसे हुई, क्या हुई, मगर मैं थोड़ा समझती हूँ अभी मेरी पास्ट लाइफ को। तो ऐसा लगता है कि 19 साल और 19 साल 2 स्लैब है मेरी लाइफ के। पहले 19 साल बचपना था, शादी होनी है तो 19 साल में शादी हो गई मेरी। दूसरे 19 साल बस एंजॉय करने में गए, खाया पिया मज़ा करा और फैमिली के साथ पूरा एंजॉय किया। 2 बच्चे हुए और पूरा टाइम पूरी फैमिली के साथ रहा है मेरा। और मैं जहाँ रहती थी तो वहाँ आजू बाजू का ऐसा माहौल था कि पूरे 100% वहाँ पे हाउसवाइफ्स थी और वहाँ पे ही हमारा ग्रोथ हुआ है, बच्चों का ग्रोथ हुआ है। मगर वहाँ पे रहते रहते हम थोड़ा एक दूसरे की हेल्प करते करते बहुत कुछ एक दूसरे से सीखे हैं। ऐसा कहे कि मेरा पुराना घर चंदनवन वो मेरी एक स्कूल थी जो 19 साल के बाद शुरू हुई। एक 19 साल से पहले स्कूल थी, फिर दूसरी स्कूल 19 साल के बाद शुरू हुई। तो 19 साल की मैं वहाँ आई तभी स्कूल एक शुरू हुई।
वहाँ पे आजू बाजू का माहौल ऐसा था कि एक दूसरे को हेल्प करते थे। फिर आपको कुछ बनाना है तो मैं आती थी, मुझे कुछ बनाना है तो दूसरे लोग आते थे। में 19 साल की उम्र में तो आपने बहुत कुछ सीखा भी नहीं होगा, कुछ किया भी नहीं, एकदम ब्लैंक शीट लेके आई थी मैं। घर में सास थी, बाजू वाले आंटी थे, जेठानी थी, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ। और फिर उसमें बढ़ते बढ़ते इतनी एक्सपर्ट हो गई थी वहाँ पे चंदनवन में कि मेरे पूरे बिल्डिंग में, कि आजू बाजू बिल्डिंग में कुछ भी हो तो बस एक ही नाम आता था कि नेहा जी को बुलाना है, नेहा को बुलाना है। बस कुछ भी करना हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी गेस्ट आने वाला हो, कुछ भी नया करना हो, किसी के घर पे कुछ दिक्कत आई है, कोई लड़ाई हुई है, कुछ प्रॉब्लम आया है, तो कुछ भी हो तो मुझे बुलाते थे। तो वहाँ मेरी एक लर्निंग, प्रैक्टिस, वो सब वहाँ पे हुई मेरी। 19 साल वहाँ में रही। 19 साल के बाद मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुई, और दूसरे घर में शिफ्ट हुई तो फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आ गए अचानक से। और हमेशा कार्डियोग्राम लाइफ का सीधा नहीं चलता है, थोड़ा अप डाउन थोड़ा। तो वो इतना डाउनफॉल था कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा माहौल था उस टाइम पे। मतलब एक ऐसा टाइम बना था कि कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे खाना पकाए, सास ससुर थे, फैमिली थे, तो कुछ ना कुछ। और हमारी ऐसी आदत नहीं होती है कि दूसरे को कुछ बताए, कि किसी से मांगे या कुछ भी करे। हमारी जो वही हमारी ताकत है कि अपने आप से निखर के बाहर आते हैं। आई थिंक वही एक स्टेज होता है लाइफ का कि आप खुद को तराश सकते हैं। जैसे ये तो हीरो का शहर है, तो यहाँ तो एक और हीरे को तराशना ही था। आई थिंक नेहा वो है हीरा सूरत का। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बहुत दिक्कत थी। तो कुछ मेडिकल टर्म्स ऐसे थे मेरे हस्बैंड के कि उनका मतलब काम नहीं कर सकते थे, और मुझे कुछ ऐसा था कि कहीं से जॉब मिल गई छोटी सी। तो एकदम छोटी सी जॉब, मतलब 3500 रुपये की जॉब से मैंने शुरू किया, और साथ में कुछ इधर उधर का करती रही। मेरा उस टाइम पे सोचना एक ही था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं ऐसे तो गिनूँ तो 10th में भी 2 बार ट्रायल दिया है, फेल हूँ। 10th फेल ही बोल सकती हूँ। जैसे भी आगे गई वो भी धक्का लगा के गई हूँ। फिर तुरंत शादी हो गई थी, तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मुझे कौन 2000 की भी जॉब देगा या क्या काम देगा। दूसरी कोई स्किल नहीं थी, कि कुछ ऐसा था नहीं। और हमारा एक सोशल स्टेटस रहता है अपना कि ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। वो भी एक था कि चलो इतना डाउन होके नहीं काम कर सकते। तो थोड़ा सोचा कि क्या करें, और अचानक से एक स्कूल में जॉब मिल गई। एक सोशल संस्था थी, उसमें मुझे एक काम मिल गया, तो थोड़ा थोड़ा उसमें शुरू हुआ। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ, तू भी उसमें आ जा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि मैं वो संस्था की फ़ीस भी नहीं भर सकती थी। तो मेरी फ्रेंड प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने बोला कि वो तो देखा जाएगा, तू आ जा। तो वो रूपल प्रेसिडेंट बनी और मैं उसके साथ में थी। तो संस्था में जो प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं, जो भी मतलब टास्क मिलते हैं, वो उसके टास्क जो भी थे वो साथ में मिलके हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स प्लान किए, इवेंट्स प्लान किए। फिर नेक्स्ट ईयर ऐसा हुआ कि संस्था ने मुझे बोला कि आप ही चेयरपर्सन बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ। फिर मैं सेम दूसरे ईयर बन गई, मगर कुछ आता नहीं था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। और सेम टाइम पैरेलल मुझे ऐसा भी था कि कुछ आगे करना है, थोड़ा पढ़ूँ तो अच्छा है, कुछ पढ़ लिख के कुछ आगे कुछ कर सकती हूँ। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं 100% डिस्लेक्सिक हूँ, और कुछ भी मतलब नंबर्स तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते। अभी आजकल तो आप बहुत बड़े बड़े नंबरों में खेल रहे हैं, आपको नंबर्स का पता नहीं है, वो यकीन मानने वाली बात नहीं है। नहीं, सच्ची में ऐसा है कि मैं अभी आपको कोई नंबर बोलूँ कि ये मैंने कप लिया है 200 रुपये में, और 2 मिनट में मैं बोलूँ कि नहीं मैंने 250 में लिया है। मतलब इतने मिसिंग नंबर्स के कनेक्ट नहीं रह पाती। तो वो भी, और पढ़ लिख तो बिल्कुल नहीं सकती। कुछ भी आप बोलो या बुक दो तो मैं पढ़ नहीं सकती थी। आप कुछ लिटरेचर भी, कोई कंपनी का कुछ भी हो तो मैं पढ़ नहीं सकती थी। मगर उस टाइम पे वो अवेयरनेस नहीं थी, मैं छोटी थी तभी, कि डिसलेक्सिया की अवेयरनेस नहीं थी।
उसी टाइम पे मूवी आया तारे ज़मीं पर, तो सब जगह बहुत अवेयरनेस थी। फिर एक सर थे रुद्रेश व्यास, जो साइकोलॉजी के बड़े प्रोफेसर है, तो वो मुझे हमारे एक कॉमन फ्रेंड के वहाँ मिले। तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब आप उसमें जुड़िए। उनको भी पता नहीं था कि मेरा एजुकेशन इतना कम है। तो उसने बोला कि यहाँ पे अभी डिसलेक्सिया की अवेयरनेस करनी है, तो आप कुछ पढ़ने जाओ, मतलब हम कोर्स कराते हैं, फिर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाना। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं डिसलेक्सिक हूँ। फिर उन्होंने मुझे मुंबई भेजा तो वहाँ पे मैं प्रफुल्लता सेंटर में गई। तो वहाँ पहले दिन गई तो एकदम ब्लैंक, कुछ पता नहीं चलता था कि क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं, पूरा इंग्लिश मीडियम, कुछ भी एक वर्ड भी मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर दूसरे दिन तो भी मैं डटी रही कि अभी कैसे भी करके फ़ीस भर के मैं आई हूँ। तो तीसरे दिन मुझे लगा कि ये जो बता रहे हैं प्रॉब्लम्स कि ये बच्चों में होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम होते हैं, तो वो मुझे याद आया कि वो तो मुझे पहले से ही है। वो जो प्रॉब्लम बच्चों में दिखते हैं, रियलाइज, हाँ, मतलब मुझे कितने साल बाद पता चला कि ये प्रॉब्लम मुझ में भी है। तो मैंने वो फोकस पूरा वहाँ पे जो टीचर्स थे जो भी समझाते थे वो मैं समझ के आती थी। फिर साथ में मेरे साथ जो 2 लड़कियाँ पेइंग गेस्ट में रहती थी, उनसे मैं शाम को आके फिर से रिपीट सीखती थी कि ये क्या बताया था, ये क्यों, मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसकी रेमेडी क्या है। तो वो रेमेडी पूरे महीने मैंने की। और जब मैं मुंबई से वापस आई तो मैं अलग नेहा थी, और पूरा मैं समझ, टर्निंग पॉइंट, हाँ टर्निंग पॉइंट। वो जो मैं मुंबई गई, कैसे करके 7,000 रुपया फ़ी भरी, 7,000 रुपया पेइंग गेस्ट में कैसे भरे पता नहीं है। और वो जो 1 महीने के बाद का जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत अलग है मेरा, कि वहाँ से अभी कुछ भी कोई भी टास्क आता था तो वो रेमेडी से मैं क्लियर करती थी कि हाँ मुझे ये नंबर याद रखना है तो मैं ऐसे रखूँगी, ये मुझे पढ़ना है तो मैं ऐसे पढ़ूँगी। दूसरी एक बात ऐसी थी कि मेरे दोनों बच्चे, मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैं अपने बच्चों को बोलती थी कि मैं पेपर लेके आई हूँ, इसमें क्या है बताना। मैं सीधा तो उनको नहीं बोल सकती थी, मतलब इतना लिमिटेशन अपने में था कि खुल के नहीं बोल सकते थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे समझा। मैं बोलती थी कि ये देखो क्या है, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते थे कि ये क्या है, सारी चीज़ों का पता तब वो लोग इतना खुल के डिस्कस करते थे मेरे साथ, तो मेरा माइंड भी खुला। और गॉड की मतलब इतनी मेहरबानी रही कि उनका माइंड भी खुला, कि वो भी अलग अलग एंगल से सोचने लगे। कि मैं, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड सब बैठते थे, कोई भी एक टॉपिक पे, ऐसे कोई भी पेपर आता था कि न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में भी डिस्कशन होता था कि ये ऐसा है ऐसा है। हमारे घर में न्यूज़पेपर में लाइन एक हाइलाइटर लगता था पहले, कि कुछ भी पढ़ते हैं बाद में उसके ऊपर अच्छा लगा तो उस पर हाईलाइटर लगता था। तो जो भी वो न्यूज़पेपर लेता था तो वो कुछ भी ना पढ़े मगर वो हाईलाइट तो पढ़ लेता था कि क्या है इसमें, क्यों हाईलाइट। तो वो मतलब वो एक अचानक से चेंज होने लगा सब। और धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे ये फील्ड में आ गई, वो पता ही नहीं चला। आज तो अगर मतलब आज देखा जाए तो हम कोई भी इवेंट अगर अहमदाबाद में है और हम सोच रहे हैं कि कोई फूड कनेक्टेड कुछ भी चीज़ करनी है, कुछ नेशनल शेफ़ का बुलाना है या कोई बड़ा सा कुकिंग इवेंट थ्रू आउट करना है, गुजरात एंड ऑफ कोर्स अब तो आप पैन इंडिया भी सारी चीज़ें कर रही है, तो हमेशा ये सूरत के लिए नाम आता है कि भाई ये नेहा जी को कांटेक्ट करो, आपका इवेंट एकदम स्मूथली हो जाएगा। तो उसके लिए आपका मतलब हाउ द टीम वर्क्स और आपका बैक सपोर्ट क्या रहता है? टीम वर्क, हम लोग जो संस्था से जुड़े थे, पहली बात कि जो संस्था से जुड़े थे तो वहाँ टीम वर्क पहले ही सिखाया गया था और वो हमारा सबका बेस रहा। तो वो बेस हमको अभी भी बहुत काम आया। और जो हमारे घर में हमारी बॉन्डिंग थी तो वो हमको बहुत बार काम आई कि कहीं पे भी इवेंट करते हैं तो सबकी आंखें मेरे ऊपर रहती है। मेरी कुछ भी मुझे काम हो तो हर्षिल की तरफ, ख्याति की तरफ या हमारे जो भी टीम वाले मेंबर्स हैं उनका आई कांटेक्ट सीधा रहता है। मैं जैसे ही फेस घुमाऊँ तो उनको पता चलता है मैम को कुछ चाहिए या मम्मी को कुछ चाहिए, क्या कुछ चेंज करना है। मेरी आंखें इधर से इधर जाती है तो भी टीम वाले को पता चल जाता है कि ये यहाँ से हटाना है या यहाँ पे क्या करना है, ठीक करना है। वो मतलब इतनी
कोऑर्डिनेशन इतना है बढ़िया हमारा। टीम के साथ। हाँ, वाह। तो वो हमारा मतलब जो है उससे हम जीतते हैं। और जब मतलब मेरी इवेंट की शुरुआत की बात करें कि जब मैं जैसे इसमें चेयरपर्सन बनी, जो संस्था में मैं चेयरपर्सन बनी, तो जो टास्क मिलते थे तो बहुत छोटे छोटे टास्क होते थे, बहुत छोटे छोटे। तो मुझे पता नहीं पहले से ही बड़े टास्क की आदत थी या विज़न पता नहीं गॉड गिफ्ट थी या पता नहीं क्या था। तो वो जो भी टास्क होते थे वो बहुत अलग से अचीवमेंट पे कन्वर्ट हो जाते थे वो। कि वहाँ पे सबसे पहली छोटी छोटी जो कुकिंग कंपटीशन या कोई अलग कोई स्टाइल का कुछ सेमिनार करना हो, तो मेरे साल के जो भी मतलब Events सेमिनार हुए। से इवेंट्स थे वो अलग थे सब, पूरे मतलब जर्नी के। मैंने एक मेरी जो बेंचमार्क इवेंट है कुछ मीठा हो जाए, तो वो मुझे करनी थी कि मैंने सोचा कि चलो एक बड़ी सी इवेंट कुछ करते हैं। तो उसमें मिठाई की कंपटीशन सोची थी। उस ज़माने में 20 रुपये एंट्री फ़ी चलती थी, 10 या 20 रुपये एंट्री फ़ी, और एंट्री आती थी 5, 7, 15, बस ज़्यादा नहीं होती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड होता था 20, 25 और 5-10 जन टीम वाले, मतलब 30-35 से ज़्यादा कभी क्राउड नहीं होता था। तो जब मैंने पहला अपने मतलब मैं सोचूं कि पहला कदम जो मेरा इंडस्ट्री में था वो एक कुछ मीठा हो जाए से था। कुछ मीठा हो जाए का सोचा मैंने, तभी मुझे लगा कि मिठाई तो हर घर में कुछ ना कुछ बनती है। हाँ वाकई। तो मैंने 2 एंगल से सोचा था। एक तो हर घर में ट्रेडिशन जो बनती है वो ट्रेडिशनल मिठाई होती है वो, और अभी यंग जनरेशन को जो डिज़र्ट बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना था। तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। उस टाइम पे जो मतलब एंट्री की मैंने बोला है ना कि 20-25 से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। उस टाइम पे मेरी एंट्री 100 रुपीज़ में रखी थी मैंने, तो वो एंट्री 250 आई थी। हमने वाह। पहले 50 का टारगेट रखा था, 100 का, फिर फाइनल रखा था 100 से 200 हुई, 250 हुई। और हमारा तो मतलब हाल ऐसा था कि घर में आके वो टाइम पे तो दूसरा कुछ था नहीं। हाँ, तो फॉर्म, सोशल मीडिया इतना हाँ था कुछ नहीं नहीं। था। हाँ। तो फॉर्म पे 100 रुपीज़ स्टेपल करके वो घर में डाल के जाते थे कि हमारी ये एंट्री आपको लेनी ही पड़ेगी। फिर तो आपके हाँ। कुछ मीठा हो जाए की जर्नी, मैं भी आपके साथ रही हूँ हाँ, बाद वाले सालों में। में। तो मुझे पता है 300-350 लोग तो ऐसे ही आ मीठा जाते थे। खा के, हाँ मतलब हम लोगों को जो हाल हमारा होता था, अमेजिंग एंट्रीज आती थी। बहुत ही बढ़िया इवेंट्स आपने करे बस हुए। वो इवेंट शाम को 5 बजे ख़त्म हुई। सेम 5:10 को नीचे मुझे मॉल वाले का फ़ोन आया कि 1 मिनट आपको ऑफिस में बुलाया, काम है। तो इवेंट का सेलिब्रेशन चल रहा था और मैं नीचे ऑफिस में थी। उन्होंने बोला कि आज से आप हमारे जो मॉल है उनके आप ऑफिशियली इवेंट पार्टनर हो, और आपको वो गणपति के दिन थे, आपको अभी से जो भी गणपति की एक्टिविटी, नवरात्रि एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ है वो आपको करनी है। हमारा पूरा बैकएंड सपोर्ट रहेगा। और वहाँ पे मतलब इतना सपोर्ट रहा कि लोकल कंपनी और 1-2 इंटरनेशनल कंपनी थी जो बहुत अच्छी एफएमसीजी की ब्रांड थी, वो वहाँ से मुझे मिली। और फिर एक के बाद एक मिलती गई कंपनी। फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, बहुत सारे शेफ़्स का काम किया। और बड़े शेफ़ तो इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि ओके नेहा जी का स्टेज मैनेजमेंट है, नेहा जी का इवेंट है, मुझे कुछ देखना नहीं है। वाकई में आपने हरपाल सिंह, रणबीर ब्रार, आई थिंक बहुत सारे सब, बड़े हाँ। बड़े शेफ्स, नेशनल शेफ्स के साथ भी हाँ, काम किया संजीव है। कपूर के साथ भी किया है। आपकी ये जो जर्नी की अगर हम बात करते हैं, तो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जो आपके दिमाग पे बहुत गहरी छाप छोड़ गया हो, ऐसा कुछ? या कोई सेलिब्रिटी शेफ ने आपको कुछ ऐसा कहा हो या ऐसा कुछ? ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, मगर मेरी एक आदत है, वो मतलब मैं हंस के टाल देती हूँ, कोई भी माइंड में कुछ भी लेती नहीं हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा है कि कोई भी अच्छा कहे या बुरा कहे, बहुत दिमाग पे नहीं आता है कुछ भी, कि बहुत खुश हो गई या बहुत दुखी हो गई, ऐसा बहुत कम होता है। कि किसी ने भी बहुत अच्छा बोल दिया तो बहुत मतलब खुश भी नहीं हो जाती। और किसी ने मोह माया से परे है नेहा जी, ऐसा कह सकती हूँ क्या? जब भी हम बात करते हैं तो एक
आपने बहुत सारी एनजीओज़ के साथ काम किया, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ काम किया। आपने जीतो में भी मतलब मुझे ध्यान है कि आपने वहाँ पर भी बहुत अच्छा किया। जेसिस में आप थी वैसे, तो वो जर्नी कैसे, मतलब वो ट्विस्ट कहाँ से आया? काम करते करते आप एनजीओ की तरफ डाइवर्ट कैसे हो गए? मुझे लगता है कि सब जो भी मतलब लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि किसी दूसरे के लिए अच्छा काम करे, तो वो कीड़ा मुझ में भी था कि कुछ अच्छा करते हैं। मैंने बोला कि पुराने घर में रहती थी चंदनवन में, तो वहाँ पे भी किसी के भी घर पे कुछ भी हो तो सबसे पहले नेहा को बुलाते थे। मतलब किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्यूशन के लिए। फिर उसके बाद मैं जब जेसिस में आई, ये मैंने रुद्रेश सर की बात की, तो वहाँ पे आई तो वहाँ पे मैंने वनिता विश्राम में काउंसलिंग का कोर्स भी किया। अनीस करके हमारे एक संस्था है गीता श्रॉफ की, तो गीता जी के साथ मैं जुड़ी। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे मतलब इतने इंसिडेंट्स ऐसे बने कि अभी तक मतलब दिमाग से निकल नहीं रहे, ऐसे इंसिडेंट्स बने। तो उनका वहाँ पे काउंसलिंग करने जाना, या फिर कोई मैरिड कपल का कुछ हो फैमिली कोर्ट में, मन बुद्धि के बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए भी काफ़ी साल मैंने काम किया है मावजत संस्था के साथ। काफ़ी सारे साल से मैं उनके समर कैंप्स और अवेयरनेस कैंपेन चला रही हूँ कि वो माँ बाप बच्चों को स्वीकारे, समाज वो मन बुद्धि के बच्चों को स्वीकारे, उसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स किए। लेडीज़ के लिए हमेशा मेरी एंड इवेंट्स खुली रहती है कंपनी के, जिसको भी कुछ भी सीखना हो, मेरे साथ जुड़ना हो तो वो सब जुड़े। जितने भी अभी मैं ऑल इंडिया जो भी सिटी में जुड़ी हूँ, वहाँ पे मतलब जहाँ पे भी मेरा काम चल रहा है, वहाँ सब हाउसवाइफ मेरे साथ जुड़ी है। कोई ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेटेड है, बहुत सारा ये फील्ड से कुछ पढ़ के आई है या कुछ करती हो वो हमारे साथ जुड़ी है। ऐसा कोई प्रोफेशनल मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो भी लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी है वो सब मतलब हाउसवाइफ है, और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है हमारे साथ जुड़ के। वो मुंबई हो, इंदौर हो, या गुजरात में कहीं हो, एमपी हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी वो मतलब साथ में एजुकेशन या बिजनेस एक ही चीज़ नहीं है जो आपको सोर्स ऑफ इनकम दे सकती है। आप कुछ ना कुछ वो और भी कर सकते हैं। सही है। बस एक मैं हमेशा मानती हूँ कि एक फोकस काम होना चाहिए और एक फेथ होना चाहिए। जो भी काम करते हैं उसके साथ में फेथ बहुत ज़रूरी है कि मतलब तो ही वो काम आपको यूनिवर्सल सपोर्ट करता है और वो काम का अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। पॉजिटिविटी के बारे में या जो पॉजिटिव वाइब्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब मैं काफ़ी बार आपसे सुनती हूँ, इंट्यूशन वाली बातें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो मैं अभी कुछ बोलूँगी तो आपको लगेगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगेगा। नहीं मैं जान मतलब आई नो द जर्नी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है, तो आई थिंक सबको जानने का हक है कि वो क्या है। मैं मतलब जो भी दिमाग में सोचती हूँ या जो भी सोचती हूँ, फिर कुछ ऐसा होता है कि चलो आज सुबह रात को सोच के सो जाती हूँ कि सुबह उठ के इसको फ़ोन करना है, काम है, तो सुबह मैं उठूँ उससे पहले उसका फ़ोन आ जाता है। मतलब उसका 2 साल में भी फ़ोन नहीं आया होता है, उसका फ़ोन आ जाता है कि मैंने ये काम से आपको याद किया। कुछ भी मुझे चाहिए होता है कि मैं ऐसा सोचूं कि मुझे ऐसा वाला कुछ ड्रेस चाहिए या ऐसी कोई कंपनी की इवेंट्स चाहिए, इट्स प्योरली हार्ट से, जो माइंड से निकलता है, मन से निकलता है, वो बात कर रही हूं। टेलीपैथी वेव्स बहुत स्ट्रांग जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि मैं 1-2 होर्डिंग ऐसे थे साड़ी की कंपनी के, बहुत सारी प्रीमियम साड़ी की एक सूरत की शॉप है, तो वो मेरी घर से जाने के रास्ते में बड़े होर्डिंग लगे थे। रोज़ सोचूं कि मुझे इसका काम करना है। 6ठे दिन पे वो साड़ी वाले का मेरे ऊपर फ़ोन था कि आपको हमारी ब्रांड के साथ जुड़ना है। मतलब ऐसी तो बहुत सारी, आपको विजन बोर्ड दे देना चाहिए तो बढ़िया सा काम अपने आप आता रहेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस देते हैं। मगर वो दिल से निकले हो तो ही वो एक तो पता है ना कि जो अपने दायरे में रह के सोचो तो वो
वो एक पॉजिटिव शेर है निकलता ना, है। किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे Exactly, मिलाने वो मैं में लग बहुत जाती मानती है। हूँ, शायद बहुत वो मानती चीज हूँ यकीनन कि यहाँ पर है, ग्रेस ऑफ गॉड बोल सकते हैं आप, है ना। वो तो है ही। अब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। मैंने आपके काफ़ी इवेंट्स, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, और मैंने आपकी जर्नी भी देखी। आपका एक जो यू हैव दैट फोटोग्राफिक विजन ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ को आप मतलब इस तरह, इस एंगल से देखती हैं कि वो कैसे अच्छी लगेगी। यही चीज़ मैंने आपके बेटे में देखी है। योर डॉटर इज़ ऑल्सो इनटू अ क्रिएटिव फील्ड। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रिएटिविटी के लिए आप मतलब व्हाट इज़ इट, हाउ यू विजुअलाइज द थिंग्स, आप कैसे सोचती हैं हर एक चीज़ को? ये तो ऊपर वाले की देन है। एक तो सबसे पहली चीज़ तो वही है। और छोटी थी तभी टीचर्स ने बहुत भगाया है स्कूल में, क्योंकि पढ़ने में मन था नहीं। और कुछ भी मतलब काम हो, पूरे स्कूल में कुछ भी काम हो तो एक नेहा का नाम आता था। कोई भी टीचर, प्रिंसिपल हो, कोई भी, मतलब एक ही हो, कोई टीचर को मैसेज पहुंचाना है, कुछ डिलीवर करना है कि ये बात उनको बतानी है और ऐसा 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 करना है, तो वो परफेक्टली पहुंचती थी और वैसा ही होता था। वो काम बहुत अच्छे से होता था। तो वो स्कूल में ऐसा था कि नेहा जो भी करे वो परफेक्ट करती है। मुझे नहीं पता था, अभी मुझे ध्यान में आ रहा है, समझ आ रहा है। वो टाइम पे तो मैं बहुत छोटी थी। स्कूल में कभी भी मैं पास नहीं हुई, एक भी, मतलब 4th स्टैंडर्ड से 1 से 3 तक तो मैं म्यूनसिपल स्कूल में थी। 4th में मैं प्राइवेट स्कूल में आई। तो अभी तो वो कन्या एजुकेशन फ्री था, तो वो प्राइवेट में भी फ्री था, तो वहाँ पे मैं स्कूल में गई। 3rd के बाद, 4th के बाद कभी भी स्कूल में मैं पास नहीं हुई, एक भी स्टैंडर्ड में। मगर जब भी जिंदगी की लाइफ में बढ़िया से आप पास हो गए, मतलब यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर फील्ड। आपने जो किया है, मुझे लगता है कई बार एजुकेशन, थियोरेटिकल एजुकेशन से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्किल्स और आपके करियर ग्रोथ में हेल्प आउट कर सकता है। मुझे एक बात बतानी है कि जब मैं स्कूल में फ़ेल होती थी, हर क्लास में फ़ेल होती थी, तो पता नहीं स्टाफ रूम जो रहता है उसमें सन्नाटा आ जाता है। हाँ, नेहा फेल हो ही नहीं सकती, कि उसको सब आता है। मगर वो टाइम पे पता नहीं था कि मैं लिख नहीं सकती थी। हाँ, समझ में सब था, आप बताओ, कुछ भी बताओ, मुझे सब पता था। क्लास में पूरा पढ़ लेती थी, मगर लिख नहीं सकती थी। हाँ, तो वो मैं लिख नहीं सकती थी, तो क्या मार्क्स नहीं आते थे, रिजल्ट नहीं आता था। और अभी गवर्नमेंट ने सब निकाला है कि अलग से उनको टाइम मिलता है, अलग से प्रिविलेज मिलता है डिस्लेक्सिक बच्चों और को। काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो अब बहुत ज्यादा फर्क है। और उस टाइम पे ऐसा नहीं, तो पूरी स्कूल में एक सन्नाटा छा जाता, नेहा फेल, कैसे फेल। हाँ, वाकई। मगर जो भी कुछ भी एनुअल फंक्शन हो, मैं कहीं भी परफॉर्म नहीं करती थी, पहले से ही बैक स्टेज काम करती थी। और आज भी कर रही हैं आप, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं, तो आप मतलब यू हैव ऑलवेज बीन ऑन द बैक स्टेज, और आपका बढ़िया सा एग्जीक्यूशन आगे लोग देख सकते हैं, पर सारी चीज़ें, सारा दोहरी संचार पीछे से होता रहता है। तो और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कविता का, नाटक का ऐसा शौक़ था, साहित्य का शौक़ था। तो हमारे घर के आसपास जो भी ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, तो वहाँ रोज़ रात को हम लोग जाके बैठते थे। फिर ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम के बाद हमारे घर में ही कवि सम्मेलन होने लगे, कि हमारे घर में ही पूरे साहित्य वाले लोग आने लगे, और वहाँ पे भी इतना इंटेलेक्चुअल मतलब माहौल बन गया कि मतलब पूरे सूरत के जो भी लोग थे वो हमारे घर पे कवि सम्मेलन के लिए आते थे। तो वो बच्चों, हमारे दोनों बच्चों ने वो वहाँ से सीखा। फिर ख्याति अच्छा ड्राइंग करती थी, हर्षिल का भी अच्छा विज़न था। तो वो ऐसे करके करते 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 सीखते गए। और कैसा होता है कि मुझ में थोड़ी कमी थी, तो वो कमी भरने के लिए मैंने अपने बच्चे को इतना इन्वॉल्व किया ना मुझ में, तो वो कमी दूर हो गई और वो उभर के आ गए। ऐसा हुआ कि मुझे समझ में नहीं आता तो मैं उनको पूछती थी, और मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो 10-10 बार उसको पूछती थी कि नहीं, इसका ये एंगल नहीं है, ये एंगल है। तो आपका क्यूरियोसिटी लेवल जो था उसने उन लोगों को भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया, और शायद क्रिएटिविटी सबकी ही साथ में निखर के आई। वाकई में वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। थोड़ा सा मतलब सीरियस बातों पे हम चले गए थे, मुझे लगता है थोड़ा सा एक रैपिड फायर हो जाए। नेहा का बेस्ट फ्रेंड? अभी तो मोबाइल है।
वाओ, इंटरेस्टिंग आंसर। ये आई थिंक 90% लेडीज विल एग्री कि सबका बेस्ट फ्रेंड अभी तो मोबाइल ही है। ऐसे तो बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब कोई एक बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं हो सकते कि कोई मुझे कोई साहित्य की बात करनी हो या कुछ ऐसी बात करनी हो तो अलग है, बिजनेस की बात करनी हो तो बेस्ट फ्रेंड अलग है, ऐसे अलग अलग होते हैं। अब हमारे अलग 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 जोन होते हैं और जो समझता है वो हमारा उस जोन में कंफर्टेबल फ्रेंड हो जाता है। वाकई में दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि एक बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, आपके एटलीस्ट 4-5 तो होते ही हैं जिनके साथ आप कंफर्ट जोन से शेयर कर सकते हैं। वाकई में नेहा की फेवरेट डिश? खिचड़ी। वाओ, माइन ऑल्सो। बहुत ज़्यादा घूम फिर के खाते हैं तो खिचड़ी जो सोल फूड है वो आई थिंक कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बकेट लिस्ट में कहाँ ट्रैवल करना बाकी है? इंडिया से बाहर जाना बाकी है। बाकी है? कहाँ जाना चाहेंगी सबसे पहले? यूएसए, मेरी सिस्टर के यहाँ। वाह, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको सिर्फ यू तो हैव टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग थॉट्स और आप जा सकते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती है ना। तो ज़रूर वो कोशिश करिए। और अगर आपको चांस मिलता है वर्ल्ड में कुछ चेंज करने का तो आप क्या चेंज करना चाहेंगी? ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान ने बनाया है वो मतलब हमारे लिए जो सही था वो ही बनाया है। ऐसे कुछ चेंज करना मुझे नहीं लगता है कि हमको मतलब हमारे हाथ में है या कुछ, मतलब हम भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसने जो बनाया है कुछ सोच के ही बनाया होगा। मुझे मतलब हेल्दी बनाया है थोड़ा, तो वो भी कि चलो 1000 लेडीज़ को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। शायद वाकई में आप तो हजार लेडीज़ के बहुत सारा इवेंट्स भी करती हैं, तो यू नीड टू हैव दैट वेट। आप स्टेज पे खड़े हो तो लोगों को लगना चाहिए, पर्सनालिटी अलग होती है। हाँ। आप ये जो सारी चीज़ें हम अभी बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अगेन कभी हैवी वेट आपके यहाँ आपके रास्ते में कहीं रुकावट के तौर पे आपको लगा? नहीं, कहीं भी नहीं। नहीं, यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल विद इट? हाँ, ऑलवेज कंफर्टेबल। और कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आया। इतने बड़े लोगों के साथ काम करती हूँ या कहीं पे से भी नेगेटिव कमेंट मिले, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा है कि घर में बेटी बोलती रहती है थोड़ा वजन कम कर। बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ऐसा बोलती है। हाँ। और आपने कहा कि आपने इंग्लिश भी नहीं पढ़ा, तो आजकल का तो दौर है, आप तो बोल रही हैं मोबाइल आपका बेस्ट फ्रेंड है, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो ही जाता है उसमें, तो आप क्या मानती हैं, इंग्लिश जानना ज़रूरी है क्या? इट इज़ वेरी इजी टू पुल विदाउट इवन नोइंग द लैंग्वेज? समझना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी नहीं है। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मतलब कन्वर्सेशन होता है या किसी का भी मैसेज होता है, उसका सही मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना आंसर गुजराती, हिंदी, जो भी भाषा है उसमें दे सकते हैं, मगर वो कोई भी हमारे बिजनेस में मेल आया तो वो मेल समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो इंग्लिश समझना बहुत, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस का काम या कुछ भी काम इंग्लिश में होता है, तो समझना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी नहीं है। आपकी जर्नी में आपने तो इतने बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो लर्निंग फॉर एवरीबडी कि आप इंग्लिश समझना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी नहीं है। आप मतलब एक शो के लिए जो बोलते हैं कि इंग्लिश में, मुझे ऐसा होता है कभी कभी मैं बड़ी ब्रांड्स की मीटिंग में जाती हूँ तो वो इंग्लिश में शुरू करते हैं, मगर मैं सामने डटी रहती हूँ गुजराती या हिंदी में, तो वो 1 मिनट में फिर समझ जाते हैं कि इनको मतलब बोलना नहीं आता है, या फिर जो भी उनके माइंड में, मुझे नहीं पता, मगर वो फिर अच्छे से और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन उनको भी कंफर्टेबल रहता है और मुझे भी कंफर्टेबल रहता है। और अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल सब लोग रहते हैं। और आप तो ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करती हैं और काफ़ी टाइम यू आर ऑन गो, तो आपका दिन कैसा जाता है और आप ऑन गो क्या प्रेफर करती है, क्या करती है आप अगर जर्नी कर रही हैं? तो जर्नी करती है, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहते हैं, मैं बोलती रहती हूँ, वो ड्राइव करते हैं, सुनते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, हम लोग लॉन्ग ड्राइव बहुत होता है, 9-10 घंटे का ज़्यादा रहता है, और मेरे फ़ोन कॉल तो चालू ही रहता है। मेरी मॉर्निंग सुबह 8 बजे कहीं पे भी शुरू हो जाती है, कहीं पे भी जाऊँ 8 बजे से लेके
दोपहर को 2 बजे तक मेरे फ़ोन कॉल चालू रहते हैं। सबको पता है कि 2 बजे के बाद मेरे इवेंट्स रहते हैं ज़्यादातर, तो 2 बजे के बाद कॉल नहीं करते हैं। और मॉर्निंग 8 बजे से लेके 2 बजे तक, फिर 7 बजे से लेके 10 बजे तक सब कॉल ओपन रहते हैं मेरे। तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं। काफ़ी ऐसे कॉल भी आते हैं कि आज आप आए थे, मुझे मिलना था, बातें करना रह गया, इवेंट में मिले थे, बातें करना रह गया। तो फिर वो शांति से फ़ोन नंबर लेके रात को बात करते हैं। बहुत सारे लेडीज़ अपनी घर की बात सुनाते हैं, कुछ प्रॉब्लम शेयर करते हैं। शायद आपका वो काउंसलिंग वाला पार्ट वही है, वहाँ कहीं पर उजागर हो जाता है, उनको पता नहीं कंफर्ट उनको, जोन लगता हाँ, है कुछ, वो हो जाता होगा ऐसा। रीचेबल रखते हैं आप शायद। हाँ। काफी कई बार लेडीज को ऐसा होता है कि कहीं पर वेंट आउट नहीं कर सकते, ओपन अप नहीं कर सकते, बट बिकॉज आपके पास वो स्किल है, आपने आगे भी लोगों का काउंसलिंग किया हुआ है, तो शायद उनके लिए वो समझना आसान हो जाता हाँ, हो, ऐसा वो लगता है। बोलते हैं ना, वाइब्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हाँ। कि उनको ज़रूरत होती है तो ऐसा उनके माइंड में आ जाता होगा कि ये मुझे कुछ हेल्प कर सकती है। अब आपका बिजनेस जो है वो पूरा मतलब योर होल फैमिली इज नाउ इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो क्लैशेस नहीं होते? होती है ना, जब इवेंट होती है वो सब तलवार लेके ही खड़े होते हैं। फिर क्या होता है? नहीं, इवेंट के बाद कुछ नहीं होता है, बस इवेंट शुरू होने से पहले थोड़ा होता है, हो जाता है। मतलब आपकी लड़ाई इवेंट के रिलेटेड ही होती है? हाँ, फिर वो बैक कैरी फॉरवर्ड नहीं कुछ होती? भी नहीं, जरा भी नहीं। अच्छा, ये बढ़िया बात है, इवेंट खत्म करो, सारी चीजें वहीं छोड़ के निकल जाओ, तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इवेंट के टाइम पे कुछ कितना भी मैनेज करो, कुछ भी करो, सब मतलब लाइनअप होता है, सब होता है, मगर तो भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे चैलेंज आ जाती है। तो वो सेट करने के लिए आपको ये बोला था भूल गए, ये बोला था भूल गए, इधर बोलना, इधर लगाना था भूल गए। नेहा का सर ऐसे ऐसे होता ही रहता होगा, सबको आंखें और समझ जाना चाहिए क्या करना है, क्या होना है ना? तो ऐसा हो जाता है, और ज़्यादातर मेरा और हर्षिल में ज़्यादा होता है। हाँ, वो तो मतलब जो लैंग्वेज समझते हैं दो लोग, वो ज़्यादा डिफरेंसेस भी ज़्यादा ही आ जाते हैं, वो भी एक रहता है। सो इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। मैं सिर्फ एक बात पर यहाँ पर आपसे थोड़ा सा जान के हम इंटरव्यू को क्लोज करना चाहेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, योर जैन बाय कम्युनिटी, राइट? तो आप तो बहुत सारे अलग लोगों को मिलते हैं, बहुत अलग खाने पीने का एक्सप्लोजर होता है, तो आप वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को कैसे बरकरार रखते हैं, कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं? वो कई बार चैलेंजिंग नहीं हो जाता? हो जाता है। मुझे हमारा पोल्यूशन होते या कुछ होता है तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये मतलब पोल्यूशन में काम नहीं लेना है, मगर कंपनी का कुछ काम हो या मतलब बिजनेस तो है तो करना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सेट करना पड़ता है, मगर हो जाता है। मन होय तो माड़वे जवाई, है ना? सो आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। वंडरफुल पावरफुल थॉट हियर बाय नेहा दोषी कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आप उसको पूरी शिद्दत से, दिल से करते हैं, तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसी ही अमेजिंग सी और जर्नीज लेकर के मैं आपके साथ जुड़ूंगी WSC बातें में। आज यहाँ सूरत से हम विदा लेते हैं। बाय बाय।